स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट के बारे में रिसेंटली एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया। इंस्टाग्राम नाम का जो प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के वहाँ पे भी ऑपरेट किया करता है, उनके द्वारा कुछ पेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो चलाए गए थे जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट के बारे में थे। तो स्टूडेंट्स, उस न्यूज़ रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए हमारा जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा एक नोटिस है उसको इश्यू किया गया इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कहा गया कि ऐसा कोई भी कंटेंट है जो आपके द्वारा एज ए पेड एडवर्टाइजमेंट के रूप से चलाया गया है, उसको आपको डिसेबल करना है। सेकंड, आपको डिटेल रिपोर्ट भी सबमिट करना है क्यों आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसे कंटेंट को आप देखिए कि डिटेक्ट वो नहीं किया गया, कि आपके पास में ऐसा जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं है क्या। तो इंस्टाग्राम नाम का जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये आप देखिए कि मेटा नाम का जो एक पेरेंट कंपनी है उसके अंडर में आया करते हैं। तो मेटा ने इस नोटिस के रिगार्डिंग में अपना जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड है वो बताया है कि उनका ऑलरेडी जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी एग्जिस्ट करता है कि उनके किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो कंटेंट है वो नहीं हुआ करता है। सेकंड, आप देखिए कि न्यू टेक्नोलॉजी है उसके डिप्लॉयमेंट के बारे में कहा गया कि नया टेक्नोलॉजी वो डिप्लॉय करेंगे जिससे कि ऐसे जो इशू हैं उनको लार्जर वे के अंदर में डील किया जा सके। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन से एक्ट के थ्रू ये जो डिसीजंस हैं वो ले सकता है किसी भी कंटेंट के बारे में। तो आप देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कि गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए एक और 2021 के समय में कुछ गाइडलाइंस उनको लाया गया था जिसको कि हम आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया जो एथिक्स कोड है उसके रूप से कंसीडर किया करते हैं। तो वो जो 2021 के जो रूल्स हैं वो भी आप देखिए कि इन प्लेटफॉर्म्स को ऑब्लिगेट करते हैं, जो भी यहाँ पे डायरेक्शन इशू किया गया है उसको उनको फॉलो करना होगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर में जो भी उनको कंटेंट को रिमूव करने की रिगार्डिंग में डायरेक्शन है उसको भी रिमूव है वो करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखिए कि प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्शन को नहीं फॉलो करता है, वो कंटेंट को नहीं रिमूव करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। जो सेफ हार्बर का स्टेटस इन इन प्लेटफॉर्म्स को मिला है कि उनको एज ए पार्टी के रूप से कंसिडर नहीं किया जाएगा जब भी कोई वहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखी गई किसी कंटेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो आप देखिए कि जो सेफ हार्बर का स्टेटस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और जो प्लेटफॉर्म है उसको भी लाइबल मान लिया जाएगा अगर वो डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है क्या। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमने ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एम्पावर करने वाले जो रूल्स हैं उनके बारे में देखा। क्या हमारे यहाँ पे कोई अदर मिनिस्ट्री हैं उनके द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं क्या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट है उसको डील करने के लिए। आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन के अंदर में एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो एग्जिस्ट करता है कि कोई भी ऐसा साइबर क्राइम होता है, ये भी बेसिकली आप देखिए कि इसको आप साइबर क्राइम के रूप से भी कंसीडर करोगे क्योंकि साइबर को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते हुए इस तरीके से क्राइम है वो कमिट हुआ है। तो नेशनल साइबर क्राइम जो क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो उन्होंने डेवलप किया था। इसके अलावा आप देखिए कि एक I4C नाम का भी विंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जिसको कि हम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं I4C जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस का सिचुएशन था उस समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा असेंशियल कमोडिटी एक्ट को यूज करते हुए कुछ इमरजेंसी आप देखिए कि जो डिसीजंस हैं वो लिए थे, जिसमें गैस के रिगार्डिंग में डिसीजन था कि गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं वो लगाए गए थे। अब वो जो भी डिसीजंस वहाँ पे लिए गए जो कि कंट्रोल करना था जिससे कि वहाँ पे मैनेज किया जा सके उस सिचुएशन को, आप देखिए कि उन सभी को यहाँ पे रिमूव है वो किया गया है। अब ये रिमूव किए गए हैं तो आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने 3 ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस वो लिए थे वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। फर्स्ट जो इमरजेंसी प्रोविज़न वो ये था कि गैस का जो सप्लाई है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना है, गैस सप्लाई के रिगार्डिंग में डिसीजन था, अब उसको भी आप देखिए कि रिमूव कर दिया गया है। सेकंड, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन ये इशू किया था कि जो हमारे जो रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज के द्वारा मैक्सिमम एलपीजी प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट करना है। जो फीड स्टॉक्स हैं उनको डाइवर्ट करना है पेट्रोकेमिकल्स से, जिससे कि यहाँ पे
हमारा खुद का जो एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो हो सके। थर्ड आप देखिए कि वहाँ पे जो डीजल का जो बल्क लेवल के ऊपर में जो सेल है उसके ऊपर में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो ऐसे कुछ 3 अलग अलग डिसीजंस हैं वो लिए गए थे वेस्ट एशिया क्राइसिस को डील करने के लिए। वेस्ट एशिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आप देखिए कि हमारा कंट्री है जो ऑयल एंड गैस को इम्पोर्ट करता है, अदर कंट्री से हम परचेज करते हैं। और स्टूडेंट्स हमारा 88% के आसपास जो क्रूड ऑयल है जो बाहर के कंट्रीज से आया करता है। तो 88% क्रूड ऑयल है, 50% के आसपास हमारा जो नेचुरल गैस है वो भी बाहर के कंट्रीज से आता है। और इस 88% को अगर हम वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए कि इसमें 88 के अंदर में जो 50% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज का है। और अगर हम गैस के पर्सपेक्टिव से देखें तो 65 तक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कतर से हमारा जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसका सप्लाई होता है। कतर जो है वो इनसाइड एरिया में है पर्शियन गल्फ के अंदर में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल हुआ था उसकी वजह से हमारा ये जो सप्लाई है वो नहीं हो सका था। नेक्स्ट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया आप देखिए कि थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस का यहाँ पे इम्पोर्टर हुआ करता है। ये शो करता है कि हम अदर कंट्रीज़ के ऊपर में किस तरीके से यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि आज एक एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ है इसी इश्यू के रिगार्डिंग में कि कैसे उस चैलेंज को हमने डील किया था। एनर्जी का जो 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 वहाँ पे इकोनॉमिकल जो डिमांड है उसको स्टेबलाइज करते हुए कैसे वहाँ पे जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो किया गया। फ्यूचर के समय क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, हमें हमारे एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। हमारा खुद यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि कुछ इमरजेंसी समय के अंदर में हम स्टोरेज फैसिलिटी को यूज़ करते हुए कुछ जो जो वहाँ पे जो सप्लाई है उसको असेंशियल वे के अंदर में मेंटेन है वो कर सकें। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट चाइल्ड का जो हेल्थ है उसके बारे में है। जब भी किसी चाइल्ड का बर्थ होता है और उसके बर्थ से लेकर 6 मंथ का जो समय है उस दौरान के अंदर में आप देखिए कि जो उनको मिल्क फीड किया जाता है वो मदर का मिल्क हुआ करता है। और इस प्रैक्टिस को बेसिकली यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के नाम से जाना करते हैं। इस प्रैक्टिस को किसके नाम से जानते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के नाम से जाना करते हैं। अब आप देखिए कि ये ओवर द ईयर्स इसका जो ये जो चाइल्ड को जो मिल्क यहाँ पे मदर का मिल्क दिया जाता था वो बेसिकली रिड्यूस हुआ है। नेशनल जो हमारा जो हेल्थ एंड नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अंदर में ये मेंशन है, कुछ स्टेट्स बताए गए हैं नॉर्दर्न पार्ट के जहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हुआ है। सेकंड आप देखिए कि कुछ सदर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं जिसमें केरल का स्टेट है, गुजरात का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है, वहाँ पे नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अब ये जो प्रैक्टिस हुआ करती है कि जन्म के 1 आवर के बाद से लेकर 6 मंथ का जो एसेंशियल समय है उसमें आपको मदर का मिल्क है वो चाइल्ड को, इन्फेंट को क्यों देना है? क्योंकि ये जो मिल्क है वो सर्वाइवल के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा आप देखिए कि इस मिल्क के अंदर में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका भी प्रेजेंस होता है जो किसी भी चाइल्ड का जो जो यहाँ पे डिजीज़ से फाइट करने का जो उनका सर्वाइबिलिटी है उसको ये इंक्रीज है वो करता है। सेकेंड स्टूडेंट डायरिया है जो यहाँ पे रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हुआ करते हैं उन सभी को भी ये रिड्यूस है वो करता है। इसके रिगार्डिंग में कुछ बैंक्स हैं वो भी डेवलप किए गए हैं। हमारी गवर्नमेंट के ये जो इनिशिएटिव है मदर एंड चाइल्ड के रिगार्डिंग में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट आप देखिए कि उसके बाद में इस तरीके से जो मैटरनल हेल्थ का ये जो लिंकेज है हमारे यहाँ पे चाइल्ड का अपब्रिंगिंग के अंदर में उसमें रिड्यूस होना एक कंसर्न है उसको क्रिएट करता है। कुछ बैंक्स भी बनाए गए हैं बट आप देखिए कि पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर वो ऑपरेट किया करते हैं। पास्चराइजेशन का ये जो प्रोसेस है वो कितना टेम्परेचर के ऊपर में वर्क किया करता है जिससे कि उसे जो कोई भी लिक्विड है उसको लंबे समय तक वहाँ पे एक सेम वे के अंदर में प्रोटेक्ट किया जा सके। तो टेम्परेचर आप बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो इंडिया और जापान के बारे में है कि प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल जो ऑर्डर है वो इस सिचुएशन को शो करता है कि आप देखिए कि अनसर्टेनिटी है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में। जो यूएस के जो लीडर हैं उनका जिस तरीके से अनप्रेसिडेंट उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं वो भी एक कंसर्न को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि जापान के लीडर का जो इंडिया में विजिट हुआ तो यहाँ पे सिग्नल है वो शो किया गया बोथ कंट्रीज़ के द्वारा। सिग्नल क्या शो किया गया कि ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ के अंदर में एक बायलेटरल जो प्रोसेस इस तरीके से एग्जिस्ट करता है जो काफ़ी सारे चैलेंजेज हैं उनको शो करता है। चैलेंज कैसे? जियोपॉलिटिक्स के अंदर में समय के साथ में चेंज होना, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंक्रीज होना जो भी फोर्स करता है कंट्रीज को अपना जो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में इंगेजमेंट है उसको रीथिंक करने के रिगार्डिंग। और चाइना का भी एक कंसर्न यहाँ पे मेंशन था।
फिर आप देखिए कि क्वेड का जो जो प्लेटफॉर्म है, जो यूएस उसके साथ में इंगेजमेंट को रिड्यूस किया है, और अब जापान ने इस क्वेड का इम्पोर्टेंस को तो ना बताते हुए बट जो इंडो पैसिफिक जो टर्म है उसको यहाँ पे इस जो स्टेटमेंट है उसमें भी यूज किया गया, क्योंकि जापान के फॉर्मर लीडर जो हुआ करते थे शिंजो आबे, उन्हीं के द्वारा फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का जो टर्म है उसको मेंशन किया गया था पहले। और आप देखिए कि अभी तो वो नहीं है बट वो टर्म यहाँ पे कंटिन्यूस है इंडिया और जापान के रिलेशन में। एनर्जी सेक्टर, मेरीटाइम एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये क्रूशियल है कोई भी कंट्री जो कि इंपोर्ट पे डिपेंड है उनके लिए, उस सेक्टर में कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे जापान है वो इन्वेस्टमेंट किया करता है, और बिम्स्टेक के कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके साथ में जापान का इंगेजमेंट, जैसे कि आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ में इंगेजमेंट है, वहाँ पे एक पोर्ट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में माताबारी उस पोर्ट का नाम है, तो उसका भी यहाँ पे मेंशन है कि कैसे जो जापान है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप से इमर्ज हुआ है। और अब दो बोथ जो कंट्री हैं इंडिया और जापान, उनको फ्यूचर के रिगार्डिंग में यहाँ पे अपना एक विजन है उसको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एशियाटिक लाइन का एक अल्टरनेटिव होम के बारे में है। आप देखिए कि हमारा जो एशियाटिक लाइन्स हैं जो 20 सेंचुरी के समय में इनके नंबर्स हैं कुछ डजन्स के अंदर में हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में नंबर कितने हैं, 800 प्लस नंबर हैं, 891 है प्रेजेंट सर्वे के अंदर में। और आप देखिए कि इनका प्रेजेंस है गुजरात के अंदर में, गिर एरिया के अंदर में। अब कंसर्न क्या है, कंसर्न यही है कि अगर कोई डिजीज़ का आउटब्रेक होता है तो लार्जली वे में इम्पैक्ट कर सकता है, और गुजरात को इनको एक अल्टरनेटिव होम के लिए जो सेकंड होम है उनके लिए इसको ट्रांसफ़र है वो करना चाहिए। पहले आप देखिए कि 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा गया था कि कूनो का जो एरिया है, कूनो जो मध्य प्रदेश में है, जो कि एक इक्विवेलेंट वहाँ का कंडीशन है, तो वहाँ पे इनको ट्रांसलोकेट किया जाए कुछ एशियाटिक लाइन्स को, जिससे कि डिजीज आउटब्रेक के अंदर में डील किया जा सके। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को कंसिडर करते हुए वो डिसीजन लिया गया था 2018 में। 13 का वो जजमेंट था, 18 में आप देखिए कि K9 डिस्टेंबर वायरस है उसका इम्पैक्ट हुआ था, और लार्जली वे के अंदर में कुछ कुछ नंबर्स का भी रिड्यूस हुआ था, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई थी एशियाटिक लाइन्स का। तो मेटा पॉपुलेशन अप्रोच जो है, मेटा पॉपुलेशन अप्रोच क्या होता है कि मल्टीपल हाउसेज हैं उनको डेवलप किया जाए, और जिससे कोई भी यहाँ पे जो क्राइसिस होता है इन्वायरमेंटल, तो उसमें उनको बचाया जा सके उन स्पीसीज को। नेक्स्ट आप देखिए कि गुजरात के अंदर में एक बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको इसके अल्टरनेटिव होम के रूप से चूज किया गया है, बट उसके कंसर्न ये हैं कि जो बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जोग्राफिकली आप देखिए कि गिर का जो एरिया है उसके साथ में कनेक्टेड है। तो उसके साथ में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर हमें फ्यूचर को सिक्योर करना है कोई भी आउटब्रेक से, क्योंकि समय के साथ में आउटब्रेक भी चेंज हुए हैं, तो हमें इस तरीके से डिसीजन है वो लेने होंगे। फिशरीज़ के बारे में है, फिशरीज़ के बारे में आप देखिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ करता है उनकी एक रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। आज आप देखिए कि ये राइटिंग जो पेन है वो स्मूथ वे के अंदर में नहीं वर्क कर रहा है, इस वजह से हम इतना जो कुछ फैक्ट है वो नहीं लिख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि हमारे यहाँ पे ओवर फिशिंग है वो की जाती है। ओवर फिशिंग है, जो ट्रेवल्स हैं उनको यूज किया जाता है, तो उसके ही कंसर्न बताए गए हैं कि कैसे इंडिया का जो फिशरीज सेक्टर जहाँ पे ओवर फिशिंग की वजह से कुछ ब्लॉक्स के अंदर में क्राइसिस हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी कम्युनिटी इसके ऊपर में डिपेंड करता है फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसके ऊपर में। कोऑपरेशन का जो मिनिस्ट्री है उसके 5 ईयर्स हुए हैं, तो वह हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है उनके द्वारा कुछ एआई को यूज करते हुए अर्बन जो शहरी जो सहकारिता हुआ करती है, कोऑपरेशन को सहकारिता बोला करते हैं हिंदी के अंदर में। तो आप देखिए कि ग्रेन स्टोर के कुछ गोडाउन चलाए जाएंगे, मिल्क जो हमारा डेयरी का जो सेक्टर है उसमें सेकंड रिवॉल्यूशन को भी जो वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है उसको भी यहाँ पे चलाया जाएगा 5 ईयर के कंप्लीशन के अंदर में। जो काजीरंगा का एरिया है जो वहाँ पे आप देखिए कि एक एलिफेंट हुआ करता है जोईमाला, तो उसके बारे में मेंशन है। उसको जो लास्ट राइड्स हैं वो किया गया है, अभी उनका डेथ हुआ था। टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था जोईमाला नाम का जो एलिफेंट है। एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है, काफ़ी बार हम कहते हैं कि जो बिग 5 नाम के जो जो यहाँ पे एनिमल्स हैं जो काजीरंगा में मिलते हैं, कौन से वो बिग 5 हैं जो काजीरंगा में जो बिग एनिमल्स मिला करते हैं। एक तो वन हॉर्न राइनो हुआ, एक एलिफेंट हुआ, और कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आप देखिए कि ब्रिक्स के जो कंट्री हैं वो एंटी ड्रग का एक मीटिंग के अंदर में मिलेंगे, जो हमारा एक जो आप देखिए कि नेशनल जो सेंटर है, नेशनल नारकोटिक का जो सेंटर है वो इसका नोडल रहेगा, जो यहाँ पे
इनसे डिस्कशन है वो करेगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी बोला करते हैं उसको। गगनयान मिशन के लिए इसरो का जो इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है वो यहाँ पे किया गया है। तो सोलू नाम का जो इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है, जो कि सॉलिड मोटर बेस एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि वो क्रू मॉड्यूल को किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पैराशूट्स के रिगार्डिंग में, तो उसका मेंशन है, उसका टेस्टिंग है वो किया गया है। फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन है जिसमें ताइवान के बारे में है। ताइवान के वहाँ पे 25 ईयर्स के बाद में जो ग्रेजुएट्स हैं उनको आप देखिए कि एंटी कम्युनिस्ट का जो एजुकेशन है, जो कोर्स है वो चलाया जाएगा। तो ये वहाँ का मिलिट्री का स्टेटमेंट है। सेकंड, आपको ताइवान के बारे में क्या पता होना चाहिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी इसका एक अल्टरनेटिव नेम है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में ये सिचुएटेड है, जिसमें हमने ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी उनके बिटवीन में ताइवान स्टेट उनको कनेक्ट करती है, उसके बिटवीन में ये एरिया है वो सिचुएटेड है। कभी आप देखिए कि चाइना का ये फाउंडिंग कंट्री हुआ करता था, बट अब ऑफिशियली चाइना का ये ऑफिशियली पार्ट तो अभी तक तो नहीं है। तो चाइना का कोशिश से ये इनके कंट्रोल के अंदर में आए। आप देखिए कि जो जो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लोग हैं, जो चाइना के वहाँ पे हुआ करते थे, पर माओ जिदोंग के द्वारा जो 1949 के समय में रिवॉल्यूशन किया गया था, तो लोग हैं वो ताइवान के वहाँ पे आते हैं। बाद में आपको मिलेगा कि वो जो वहाँ पे जो जो सिचुएशन हुआ, उसके बाद में आप देखिएगा यूएस ने जब रिलेशंस डेवलप किए थे चाइना के साथ में 1979 के समय में, तो वन चाइना पॉलिसी को भी उन्होंने अप्रूवल किया था। बाद के जो लीडर्स हैं उन्होंने फिर ताइवान के साथ में स्पेशल रिलेशन है वो मेंटेन किए हैं। अभी रिसेंटली जब मई के समय में यूएस के लीडर जो हैं वो चाइना के विजिट के लिए आए थे, तो ताइवान के लीडर्स ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन डेवलप किया था। बट यूएस के लीडर का जो अनसर्टिनिटी आपको मिलेगा, तो आप देखिए कि उनके द्वारा आप देखिए कि फिर उस डिसीजन को चेंज कर मीन्स उनके द्वारा उसके अगेंस्ट में कहा गया है कि वो उनका प्रायोरिटी नहीं है कि ताइवान का ये डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट नेशन है। यूके के वहाँ पे एक राइट विंग का एक पार्टी है, रिसेंट ईयर्स के अंदर में ही ये पार्टी बना है, रिफॉर्म यूके पार्टी इसको बोलते हैं। आप देखिए वहाँ के जो लीडर हैं उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगे हैं कि जो गिफ्ट उनको मिले हैं उन्होंने उसका एक्सप्लेन नहीं किया, तो अब उनको फिर से इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा पार्लियामेंट का जो विंग है उसके द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में है। यूएस और ईरान का जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन है वो इस्लामाबाद के अंदर में होगा, एक रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है। और फिर आप देखिए कि जो नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा रसिया और चाइना के द्वारा। अब रसिया और चाइना का ये नेवल एक्सरसाइज है वो कुछ पेट्रोल को भी कैरी आउट करेगा, तो हो सकता है ताइवान के एरिया के अंदर में वहाँ पे पेट्रोलिंग किया जाए। अभी कल हमने पेट्रोलिंग के बारे में ही देखा था। होतीज कहाँ पे हैं, यमन के वहाँ पे होतीज का प्रेजेंस है। तो यमन का भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है कुछ पार्ट के अंदर, तो उन्होंने आप देखिए कि अटैक किया, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है, वहाँ पे यमन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल एरिया था उसके अंदर में। तो होतीज जो हैं जो ईरान के द्वारा बैक हैं वो किए जाते हैं, तो उसके बारे में ये मेंशन था। यहाँ पे एक पोर्ट सिटी का भी नाम मेंशन है। पोर्ट सिटी का नाम क्या है, होदीदाह उस पोर्ट का नाम है, HODEIDAH। ये कहाँ पे है, रेड सी का एरिया है, वहाँ पे ये पोर्ट सिटी है वो सिचुएटेड है। लेबनान के कुछ क्रिश्चियन विलेजेज हैं इजराइल के साथ में बॉर्डर एरिया के अंदर में, उनको अनेक्स करने के लिए कहा गया है कि उन एरियाज़ को हम अनेक्स कर सकते हैं, उन विलेज को, जिससे कि हजीबुल्ला का जो अटैक है उससे बचाया जा सके उन एरियाज़ को। आप देखिए कि लेबनान के वहाँ तो वैसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पावर शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे कुछ जो टॉप पोस्ट हैं वो एक रिलीजियस कम्युनिटी को डिसाइड किया गया है कि इस कम्युनिटी से आने वाला पर्सन है वही पावर को कैरी आउट करेगा। बट हजीबुल्ला का इजराइल ने अपना एक कंसर्न को शो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक कार्गो शिप है जिसके ऊपर में अटैक हुआ है यमन के वहाँ पे, अभी किसने अटैक किया उसका नहीं मेंशन है। और ये जो पोर्ट हमने बताया यमन का होदीदा पोर्ट, उसी के नियर बाई एरियाज़ में ये हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर जिनका डेथ हुआ है, उसके बाद में आप देखिए कि उनके जो जो सन हैं जिनको ही नए सुप्रीम लीडर के रूप से डेजिग्नेट किया गया, वो एब्सेंट रहेंगे इस लास्ट राइट्स के अंदर में, बट उनके जो अदर सन हैं वो आए हैं, उन्होंने अपना जो जो यहाँ पे जो लास्ट जो उनको रेस्पेक्ट है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है। फिर आप देखिए कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है, हमारे जो बोवाइन एनिमल्स हैं उनके अंदर में मिल्क का प्रोडक्शन रिड्यूस होता है जब भी समर का समय आता है, ह्यूमिडिटी का समय आता है। तो ये बताते हैं कि जो गैंगेटिक प्लेन्स का एरिया है वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन भी कैसे इम्पेक्ट करता है। अगर हम हमारे इंडिजीनियस ब्रीड को कंपेयर करें, जो हमारे यहाँ पे आप देखिए कि साइंटिफिक वे के अंदर में जो इन ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू जो डेवलप हुआ है जो ब्रीड, तो स्टूडेंट्स उनके कंपैरिजन में जो इंडिजीनियस जो ब्रीड है किसी भी एनिमल का, चाहे वो काऊ का हो, बेफेलो का हो,
तो आप देखिए वो ज़्यादा टॉलरेंट है, जब भी समर का कंडीशन में उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो रिड्यूस नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। मिल्क प्रोडक्शन में हम टॉप कंट्री के रूप से एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हुआ था, वर्गीज कुरियन साहब उसके लीडर होते थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था न्यूज़पेपर का, इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।